स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 31 का लास्ट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल गैमेट ओवम है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। तो इस लेक्चर में हम एक संक्षिप्त सी जानकारी अंडाणु की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली हम डिस्कस करेंगे अलग अलग जंतुओं में जो एग्स होते हैं वे कितने प्रकार के हैं और अंडाणु के चारों ओर जो झिल्लियां मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम 3 बातों पे डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, देन अंडों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली अंडे के चारों ओर उपस्थित जो झिल्लियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अंडाणु की संरचना से। मैंने एक डायग्राम मानव के अंडाणु का ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया है। ओके, तो देखते हैं क्या है। नंबर 1, ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को ये रिमाइंड करवा दूं कि अंडाशय में जब अंड जनन की क्रिया हो रही है, oogenesis की प्रोसेस हो रही है, तो कल के लेक्चर में ऐसा हमने डिस्कस किया था कि क्या हुआ कि अंडाशय में पुटिकाओं का निर्माण होता है, फॉलिकल्स बनते हैं। तो क्या होता है उस समय एक ग्रैफियन पुटिका या पूर्ण परिपक्व पुटिका का निर्माण होता है और उस पुटिका में ये अंड जनन की क्रिया हो रही है, अंडाणु बन रहा है और इस पुटिका से अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन उस क्रिया द्वारा द्वितीयक oocyte मुक्त हो जाता। इसका मतलब ये अंडाशय से जो संरचना मुक्त हुई वो वास्तव में अंडाणु नहीं होकर क्या है, वो सेकेंडरी oocyte द्वितीयक oocyte होता है। तो कल के लेक्चर में ऐसा डिस्कस किया था कि अंड जनन के समय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है और इस द्वितीयक oocyte के रूप में ही अंडोत्सर्ग के समय ये संरचना मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में पहुंच जाती है। तो मैंने केवल ये डिस्कस किया है अभी तक कि जो स्ट्रक्चर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो अंडाणु नहीं होकर द्वितीयक oocyte है
और हमने कल ये भी मेंशन किया था कि ये द्वितीयक oocyte तभी अंडाणु में परिवर्तित होगा जब शुक्राणु इस अंडाणु के संपर्क में आएगा और निषेचन की क्रिया शुरू होगी, तब ये जो विभाजन अर्धसूत्री रुक गया था वो आगे कंप्लीट होगा। तो बात ध्यान रखें, हम जो अंडाणु की संरचना पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte की संरचना है। यहां तक ठीक? तो देखते हैं यहां पर हमें क्या क्या संरचनाएं दिखती हैं, फिर कुछ अगले टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुक्राणु से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अंडाणु का आकार शुक्राणु की तुलना में अधिक बड़ा है, यानी इसमें अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। तो ये जो अंदर भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। ओके, अब इस अंडाणु के चारों ओर दो सुरक्षात्मक आवरण हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट है। एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो हमें टू प्रोटेक्टिव कवरिंग इस ओवम के चारों ओर दिख रही है। जो अंदर वाली है इसका नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। एक तो ये हो गई, और इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर दूसरी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। बात याद रहेगी। तो अंडाणु की संरचना में ये दो सुरक्षात्मक आवरण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम जोना पेल्यूसिडा है और दूसरी का नाम कोरोना रेडिएटा है। ओके, और अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहां हम एक चीज देखें कि साइटोप्लाज्म और जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक स्पेस है, डायग्राम में दिख रही होगी आपको ये स्पेस। इसे हम प्री वाइटेलिन स्पेस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और जोना पेल्यूसिडा के बीच की जो स्पेस है, जो डायग्राम में हमने दिखाई है, उसका नाम है प्री वाइटेलिन स्पेस। यहां पर एक छोटी सी संरचना मैंने वॉयलेट कलर से शो की है, ये पोलर बॉडी है। कल का लेक्चर अगर आप देख चुके हैं तो पोलर बॉडी कैसे बनती है हमने डिस्कस किया था कि oogenesis के समय जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वे अनइक्वल है, असमान है। तो एक बड़े आकार की कोशिका बनती है, दूसरी एक छोटी कोशिका बनती है, उसे हम ध्रुवीय काय इस नाम से जानते हैं, जो आगे अंड जनन की क्रिया में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि मानव की जब हम बात करते हैं तो जो अंडाणु की संरचना हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte है। बताया था मैंने कि अर्धसूत्री विभाजन अरेस्ट हो गया है और इसी अवस्था में अंडाणु ग्राफियन पुटिका से
अंडोत्सर्ग के समय बाहर निकलकर फैलोपियन नलिका में आ गया है। बात ठीक है। आगे का विभाजन निषेचन के समय होगा। फिर इस अंडाणु का जो बात की हमने, तो हमने कहा खूब सारा साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, क्योंकि अंडाणु का आकार शुक्राणु की तुलना में बड़ा है। इस अंडाणु के चारों ओर 2 सुरक्षात्मक आवरणों के बारे में बताया, जिसमें से एक का नाम जोना पेल्यूसिडा है, दूसरे का नाम कोरोना रेडिएटा है। इसके अलावा इस द्वितीयक oocyte में एक अगुणित केंद्रक वो भी उपस्थित होता है। यहां तक ठीक। तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं, समझते हैं उसको। अब हम बात कर रहे हैं अंडे की, टाइप ऑफ एग। तो अलग अलग जंतुओं के जो अंडे हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या किया, सुविधा के अनुसार अंडों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। जो वर्गीकरण का फर्स्ट बेसिस है वो हमने किया है कि अंडे के भीतर पीतक यॉक उपस्थित होता है। ये जो पीतक है वो एम्ब्रियो परिवर्धनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम अंडों का पढ़ रहे हैं वो पीतक की मात्रा के आधार पर है। अंडे में पीतक की मात्रा कितनी है उस आधार पर जंतुओं में 4 प्रकार के अंडे उपस्थित होते हैं। नंबर 1, पहले प्रकार के अंडों का नाम है ए लैसीथल एग। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं तो ऐसे जो अंडे होंगे उनमें पीतक पूर्णतया अनुपस्थित होगा, यॉक कंप्लीटली एब्सेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जंतुओं में ए लैसीथल प्रकार के अंडे हैं उनमें प्लेसेंटा अपरा का निर्माण हो जाता है, यानी ये यूथीरियन जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जिनमें अपरा बन चुकी हैं उनके अंडे हैं, क्योंकि उनमें भ्रूण के परिवर्धन के लिए पोषण प्लेसेंटा से होकर माता से प्राप्त होता है, मदर से प्राप्त होता है। इसलिए इन अंडों में यॉक कंप्लीटली एब्सेंट है। तो जो ह्यूमन के अंडे की हम बात कर रहे हैं वो अंडा ए लैसीथल प्रकार का है, यानी ह्यूमन के ओवम के अंदर या अंडे के अंदर किसी भी प्रकार के पीतक की या यॉक की कोई मात्रा उपस्थित नहीं है। और वो कैसा अंडा है, ए लैसीथल प्रकार का अंडा है। हिंदी में आप इसे अपीतकी अंडा कहेंगे। ओके, आगे चलें। ऐसा कोई अंडा हो जिसमें पीतक की मात्रा माइक्रो यानी सूक्ष्म हो, यानी ऐसे अंडे जिनमें सूक्ष्म मात्रा में पीतक उपस्थित हो उन्हें माइक्रोलैसीथल अंडे कहा जाएगा। हिंदी में इन्हें हम सूक्ष्म पीतकी अंडे कहेंगे। यहां तक याद रहेगा। तो ऐसा अंडा हमें एम्फिऑक्सिस ब्रैंकियोस्टोमा
एक सिफेलोकॉर्डेटा जंतु है, उसके अंडे सूक्ष्म पीत की माइक्रोलेसीथल प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं, मीजोलेसीथल मध्य पीत की अंडे, यानी ऐसे अंडों में जितनी मात्रा में अंडे में कोशिका द्रव्य है उतनी ही मात्रा में पीतक होगा। यानी अंडे में 50% साइटोप्लाज्म, 50% यॉक। तो ये मीजोलेसीथल अंडे हैं, मध्य पीत की अंडे हैं। मेढक के अंडे, फ्रॉग का एग मीजोलेसीथल अंडों का एक उपयुक्त उदाहरण है। लास्ट हम बात कर रहे हैं मेगालेसीथल की, अतिपीत की, यानी ऐसे अंडों में पीतक की मात्रा मेगा, मैक्रो, अत्यधिक मात्रा में पीतक होगा। यानी कोशिका द्रव्य कम, पीतक की मात्रा ज्यादा। ऐसे अंडों को मेगालेसीथल या मैक्रोलेसीथल अंडे कहा जाता है। पक्षियों के अंडे, सरीसृपों के अंडे मेगालेसीथल प्रकार के होते हैं। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से चले तो हमें तो केवल ह्यूमन, मानव के अंडे की बात करनी है। तो आप ध्यान रखें, मानव यूथीरियन मैमल है, तो उसमें जो अंडे होंगे वो एलेसीथल यानी अपीतकी प्रकार के होंगे। अंडे में पीतक या यॉक कंप्लीटली एब्सेंट होगा। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ये डिस्कशन किया है यहाँ पर। फिर एक और वर्गीकरण किया गया अंडों का, और जो ये दूसरा वर्गीकरण अंडों का किया गया वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, कि पीतक के वितरण के आधार पर, पीतक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस आधार पर अंडों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले हैं आइसोलेसीथल, इन्हें होमोलेसीथल, समपीतकी अंडों के नाम से जाना जाता है। समपीतकी का मतलब है यॉक कोशिका द्रव्य में या एग के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह समान रूप से वितरित हो गया। अब ऐसा तो तब हो सकता है जब अंडा माइक्रोलेसीथल हो या एलेसीथल हो, बहुत कम मात्रा में यॉक हो, या तो ये स्थिति हो या यॉक हो ही नहीं, तो ऐसे अंडे आइसोलेसीथल, होमोलेसीथल प्रकार के होंगे। पहली कैटेगरी हो गई। दूसरा हमने कहा सेंट्रोलेसीथल, कि ऐसे अंडे जो मेगालेसीथल है, जिनमें यॉक खूब सारा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो यॉक है वो अंडे के सेंटर में चला गया, कि यहां तो आ जाए यॉक और चारों ओर रह जाए कोशिका द्रव्य। तो ऐसे अंडों को हम कहेंगे सेंट्रोलेसीथल, हिंदी में केंद्र पीतकी अंडे, पीतक केंद्र में, कोशिका द्रव्य परिधि की ओर। तो ऐसे जो सेंट्रोलेसीथल एग है, केंद्र पीतकी अंडे हैं, वो हमें कीटों में, इंसेक्ट में दिखाई देते हैं। एम्फिओक्सिस में आइसोलेसीथल हो जाएगा। मानव का भी हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एलेसीथल है मात्रा के आधार पर, और वितरण के आधार पे उसे समपीतकी आइसोलेसीथल माना जा सकता है। सेंट्रोलेसीथल में हमारे आगे कीटों के अंडे, और लास्ट है टीलोलेसीथल। टीलोलेसीथल का मतलब कि यॉक की मात्रा तो ज्यादा है और उसका वितरण इस प्रकार का हुआ कि अंडे के एक सिरे पर पीतक हो, दूसरे सिरे पर कोशिका द्रव्य हो। तो अंडे में हमें 2 पोल, 2 ध्रुव दिखाई देंगे। जहां पीतक हो उसे काय ध्रुव, वेजिटल पोल के नाम से जाना जाए, जहां पीतक हो। और जिस सिरे पर, जिस ओर कोशिका द्रव्य हो, उसे जंतु ध्रुव, एनिमल पोल के नाम से जाना जाता है। पक्षी है, उनके अंडे टीलोलेसीथल प्रकार के होते हैं। तो ये हमने दूसरा डिस्कशन किया।
अंडों के प्रकार के बारे में। तो हमें तो इतना ध्यान रखना है, मानव का जो अंडा है वो मात्रा के आधार पर, पीतक की मात्रा के आधार पर एलेसीथल है, और वितरण के आधार पर उसे हम होमोलेसीथल या आइसोलेसीथल मान सकते हैं। एडिशनल अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो जानकारी दी गई आपको वो आपके लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जोना पेल्यूसिडा के बारे में, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि अंडे के चारों ओर झिल्लियाँ जो बनी हैं या जो ये आवरण बने हैं, इन्हें हम अंड झिल्लियाँ, एग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जंतुओं के अंडों में ये जो झिल्लियाँ हैं वो भी अलग अलग प्रकार की हैं। तो क्या किया गया कि बेसिकली हम एक कॉमन रूप से बात करें तो अंडे के चारों ओर अलग अलग जंतुओं की बात की है हमने। तो जो झिल्लियाँ या आवरण हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्राथमिक अंड झिल्लियाँ, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, द्वितीयक अंड झिल्लियाँ, और टर्शरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक अंड झिल्लियाँ। तो डिस्कस करते हैं, प्राइमरी हम किसे कहेंगे, सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी होगी और टर्शरी मेम्ब्रेन कौन सी होगी। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि मानव के अंडे के चारों ओर जो जोना पेल्यूसिडा, ये जो आवरण है, ये प्राथमिक अंड झिल्ली का उदाहरण है। मतलब वो मेम्ब्रेन, वो आवरण प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहलाएगी जिनका निर्माण किसने किया हो कि फॉलिकल कोशिकाएं निर्माण कर दे। यानी जो फॉलिकल सेल्स हैं या अंडाणु स्वयं हैं, वो अपने चारों ओर अगर कोई आवरण बना दे तो वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहलाएगी। और ऐसी ही प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल जोना पेल्यूसिडा है। दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी। तो हमारा जो ह्यूमन का जो अंडाणु है उसमें सेकेंडरी और टर्शरी इस तरह का कोई आवरण नहीं है, केवल कौन सा वाला है, केवल प्राइमरी है। जोना पेल्यूसिडा एग्जाम्पल याद कर लें, किसने बनाया वो मैंने बता दिया, स्वयं अंडाणु बना दे, फॉलिकल सेल्स बना सकती है। सेकेंडरी जो मेम्ब्रेन है वो या तो स्त्रावित होगा फॉलिकल सेल के द्वारा या अंडाशय इसका स्त्रावण कर दे। जैसे कुछ जंतुओं में कोरियन का आवरण होता है, वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। तीसरी बात की टर्शरी की, ये अंडाशय के अलावा जैसे अंडवाहिनी स्त्रावण कर दे, तो अगर आवरण का स्त्रावण अंडवाहिनी अंडाशय के अलावा कोई संरचना आवरण का स्त्रावण कर दे तो उसे टर्शरी या तृतीयक झिल्ली कहा जाएगा। तो आप पक्षियों के अंडे देखें, जैसे मुर्गी का अंडा है उसमें अलग अलग आवरण है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो ये जो आवरण होते हैं वो सब तृतीयक अंड झिल्लियों के उदाहरण होते हैं। तो आज हमने 3 छोटे छोटे से टॉपिक डिस्कस किए हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो उद्देश्य आज था वो था अंडाणु की संरचना के बारे में, कैसी होती है, तो ये हमने आज डिस्कशन किया। अच्छा, कुछ चीजें और याद होनी चाहिए। ह्यूमन का जो अंडा है वो इनडेटर्मिनेट, अनिर्धारी प्रकार का है। मतलब इस अंडाणु का भविष्य कि अंडाणु का कौन सा भाग क्या बनाएगा ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। तो ये इनडेटर्मिनेट, अनिर्धारी प्रकार का अंडा होता है। यहाँ तक ठीक आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 31 था, तो उसके हमने शायद 5 वीडियोस
डाल दिए हैं चैनल पर और ये चैप्टर आज एंड हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक खुद तैयार करें, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के बारे में मैंने डिटेल डिस्कस की है लेक्चर में, और साथ में मैंने डिफरेंसेस भी आपको नोट करवाए हैं। तो अब आप, ये आपके लिए एक होमवर्क है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो अप्रोक्सीमेट हम 6 डिफरेंसेस इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग इसे प्रिपेयर करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।